नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं धर्म सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जैव प्रक्रम के बारे में, यानी कि लाइफ प्रोसेस जो है उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और ये कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी है साइंस, उसका 6th चैप्टर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें हमने ये भी पढ़ा था, अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं उसमें हम ये पढ़ चुके हैं कि जीव जो है उनकी जो कोशिकाएं होती हैं, ऊतक जो होता है, उनको वृद्धि के लिए, विकास के लिए, मरम्मत के लिए या फिर अन्य कार्यों के लिए उनको ऊर्जा की या फिर अनुरक्षण के लिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा जो है इसको जीव कहाँ से प्राप्त करते हैं? बाहर से प्राप्त करते हैं। तो जिन पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त होती है हमने उनको नाम दिया था कि उसे भोजन कहते हैं, और उसे ग्रहण करने की जो प्रक्रिया उसे क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। अब ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि पोषण जो होता है उसके आधार पर जीव जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं स्वपोषी और एक को कहा जाता है विषम। स्वपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ये वातावरण से सरल अकार्बनिक पदार्थों को लेते हैं या फिर जल को और गैसों को लेते हैं और फिर उनको अपने शरीर के अंतर्गत किसमें कन्वर्ट करते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थों में। और विषम पोषी में हमने पढ़ा है कि ये अपना भोजन जो होता है ये दूसरे जीव जो होते हैं उन दूसरे जीवों से क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। अब दूसरे जीवों में किस किस से प्राप्त कर से हैं? तो जिस तरीके से प्राप्त किया जाता है उसको वैसा ही नाम दे दिया जाता है। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो पौधों से लेते हैं, शाकाहारी कह देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे जीवों को मारकर वहां से भोजन प्राप्त करते हैं, शाकाहारी कहा था। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो दोनों से भोजन अपना प्राप्त कर सकते हैं, सर्वाहारी कहा था। जो किसी दूसरे जीव के शरीर पर रहकर वहां से भोजन प्राप्त करते हैं लेकिन वो उसका शिकार नहीं करते हैं, वो मारते नहीं, उनको हमने परजीवी कहा था। और जो सड़े गले या मृत पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं उनको हमने सेप्रोफाइट्स या फिर क्या कहा था? उनको मृतोपजीवी होता है, उस नाम से उनको क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो ये अलग अलग तरीके से हमने इनको क्या किए? नाम दिए। अब हमारे सामने लिखा हुआ है कि जीव जो है ये पोषण कैसे करते हैं, इसके बारे में अब हम चर्चा। तो क्या होती है इसकी चर्चा के बारे में? देखो कि भाई जीव जो है वो अपना भोजन किस तरीके से करते हैं, पोषण जो है वो किस तरीके से लेते हैं उसकी। क्योंकि जीव लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि जीव, क्योंकि भोजन और उसके अंतर्ग्रहण की विधियां सब में अलग अलग होती हैं, अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न भिन्न होता है। एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जाता है। यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें जो भोजन होता है वो कहाँ से लिया जाता है? उनमें भोजन कहाँ से? शरीर की जो पूरी सतह होती है, संपूर्ण सतह जो होती है वहां से लिया जाता है। लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग क्या हो जाते हैं? उदाहरण के लिए अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसी अस्थायी प्रवर्धों की वजह से भोजन करता है ग्रहण। कौन? अमीबा जो है ये कोशिकीय सतह से क्या करता है? अंगुली जैसी संरचनाएं जो है वो निकालता है और उनकी मदद से भोजन को क्या करता है? प्रवर्ध का मतलब जो बाहर की तरफ संरचनाएं उभर कर निकल आती हैं, प्रवर्ध कहा जाता है। जैसे अमीबा के अंतर्गत आपको ये दिखाई दे रहा है, ये अमीबा है और ये उसके पास में कोई खाद्य पदार्थ जो है वो उपस्थित है। तो अमीबा क्या करता है? अपने शरीर की जो बाहरी सतह होती है वहां से इस तरीके की एक संरचना जो है, जिसको यहाँ हमने नाम क्या दिया है? अस्थायी प्रवर्ध जो है वो निकालता है। और उस अस्थायी प्रवर्ध के अंतर्गत धीरे धीरे क्या बनती है? खाद्य रिक्तिका बनती है, खाद्य कण उसके अंतर्गत चला जाता है। इस तरीके से वो भोजन को क्या कर लेता है? ग्रहण कर। यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं और संगठित होकर क्या बनाते हैं? खाद्य रिक्तिका बनाते हैं, वैक्यूल बनाते हैं। यानी कि जो भोजन का कण है उस भोजन के कणों को ये क्या कर लेंगे? इस तरीके से उसको कवर कर लेते हैं, ढक। तो उसको ढकने के बाद जो संरचना बनती है फिर उसको नाम दे दिया जाता है खाद्य रिक्तिका के नाम से जानते हैं, फूड वैक्यूल कहा जाता है। जैसा कि आपको चित्र 6.5 में दिखाई भी दे रहा है। उसके बाद क्या होता है? खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में हो जाता है। और जो ये खाद्य रिक्तिका थी वो खाद्य रिक्तिका क्या करती है? जटिल जो पदार्थ होते हैं उनको तोड़ देता है, ये सरल पदार्थों में तोड़ देता है। और वो सरल पदार्थ
कोशिका द्रव्य के साथ क्या हो जाते हैं, कोशिका द्रव्य मिल जाते हैं। तो हुआ क्या, अमीबा क्या करता है, खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने के लिए वो क्या करता है, अपने शरीर की बाहरी सतह को क्या करता है, बाहर की तरफ वृद्धि कराता है, जिसको अपन नाम दे देते हैं प्रवर्ध के नाम से अपन जान देते हैं। ये प्रवर्ध क्या करते हैं, उन भोजन के कणों को घेर लेते हैं और एक दूसरी संरचना में बदल जाते हैं, जिसको अपन नाम देते हैं खाद्य रिक्ति। ये खाद्य रिक्तिका क्या करती है, ये जो भोजन कण होते हैं उनको किसमें तोड़ देती है, सरल पदार्थों। और ये सरल पदार्थ जो हैं ये किसके साथ मिल जाते हैं, ये सरल पदार्थ उस अमीबा के कोशिका द्रव्य के साथ क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। यानी कि अमीबा जो है, अगर हमसे पूछा जाए तो अपना भोजन किस तरीके से ग्रहण करता है, खाद्य रिक्तिका के रूप में वो अपना भोजन ग्रहण करता है। बचा हुआ अपचित पदार्थ जो है वो कोशिका की सतह की ओर गति करता है और शरीर से क्या हो जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ये तो बात की हमने अमीबा की। पैरामीशियम की बात करें तो क्या करता है, ये भी एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही क्या किया जाता है, ग्रहण। तो अमीबा में क्या है तो ये भी एक कोशिकी, और इसके अंतर्गत इसकी जो कोशिका है उसका अपना क्या है, एक आकार, और उस आकार में एक स्पेसिफिक एक विशेष स्थान है जहां से भोजन को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पक्षमाभ की गति द्वारा क्या होता है, पहुंचता है, जो कोशिका की पूरी सतह को क्या किए रखता है। यानी कि यहाँ जो भोजन पहुंच रहा है वो किस तरीके से पहुंच रहा है, पक्षमाभ के द्वारा पहुंच रहा है। तो भोजन इस स्थान तक, जो स्थान पैरामीशियम में भोजन ग्रहण करने का जो स्थान है वहां तक भोजन किस तरह पहुंचता है, पक्षमाभ या सीलिया के द्वारा पहुंचता है। और सीलिया जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, पैरामीशियम की पूरी सतह को क्या किए रखते हैं, ढके हुए होते हैं। अब महत्वपूर्ण बात ये आती है कि किसमें किस तरीके से, तो अमीबा में तो क्या बनते हैं, अमीबा में तो खाद्य रिक्तिका बनती है, यानी कि अस्थायी प्रवर्ध बनते हैं। अमीबा में जो ये अस्थायी प्रवर्ध बनते हैं, इन अस्थायी प्रवर्धों को हमने क्या नाम दिया है, इन अस्थायी प्रवर्धों को हमने नाम दिया कुपाद, सूडोपोडिया के नाम से जानते हैं। और फिर वो खाद्य रिक्तिका में चले जाते हैं और खाद्य रिक्तिका उसका क्या कर लेती है, पाचन कर। पैरामीशियम में बात करें तो पैरामीशियम में भोजन जो है वो पक्षमाभ द्वारा भोजन जो है वो कहाँ तक पहुंचता है, मुखी का जो विशेष अंग जिसकी बात की है, तो एनसीईआरटी के अंतर्गत था, जो विशिष्ट अंग कहा है कि पैरामीशियम में उसकी कोशिका जो होता है उसका एक आकार होता है और भोजन जो है उसी भाग के द्वारा क्या किया जाता है, ग्रहण, जो एक विशेष प्रकार का अंग है। अब एनसीईआरटी में उसका नाम नहीं लिखा हुआ था तो मैंने उसका नाम अलग से लिख दिया है, जिसको अपन क्या कहते हैं, मुखिका कहा जाता है उस अंग। तो भोजन जो है वो पक्षमाभ के द्वारा मुखिका तक पहुंचता है और वहां से उसको क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। अंत में अंतः कोशिकीय पाचन होता है। इसके अंतर्गत अमीबा में भी अंतः कोशिकीय पाचन होता है और पैरामीशियम में भी क्या होता है, अंतः कोशिकीय पाचन होता है। यानी कि पदार्थ पहले ग्रहण किए जाते हैं और फिर वो कहाँ चले, कोशिका के अंतर्गत जाकर अंतः कोशिकीय उसका क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। आगे बात करते हैं तो मनुष्य में, अब मनुष्य में कैसा होता है, तो मनुष्य का पाचन तंत्र जो है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि मनुष्य का पाचन तंत्र कैसे होता है। तो जीभ वगैरह जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, सारे अंग जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। आहार नाल मूल रूप से कहाँ से शुरू होती है, मुंह से लेकर गुदा तक होती है। यानी कि कहाँ से कहाँ तक हमारी जो आहार नाल है वो कहाँ से कहाँ तक फैली रहती है, मुंह से लेकर गुदा तक। यानी कि मुख वाला भाग है यहाँ से लेकर, और ये होता है गुदा द्वार जो होता है, एनस जिसको अपन बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक फैली रहती है। मैं कह सकता हूँ कि ये पूरे का पूरा एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसके केवल दो ही भाग होते हैं बस, एक प्रारंभिक भाग होता है और एक अंतिम भाग होता है। इसके प्रारंभिक भाग को हम बोलते हैं मुख और इसके अंतिम भाग को बोलते हैं गुदा। भोजन यहाँ से जाता है और इस नली में से गति करता हुआ यहाँ से बाहर निकल। अब जितना भी कार्य होगा इस भोजन को पचाने का, वो सारा कार्य किसके अंतर्गत होता है, इस पाइप जैसी संरचना के अंतर्गत ही होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। चित्र 6.6 में हम इस नली के विभिन्न भागों को देख सकते हैं।
जो भोजन हमारे शरीर में एक बार प्रवेश हो जाता है उसका क्या होता है, हम यहाँ इस प्रकरण की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि जो भोजन इस नली के अंतर्गत एक बार चला गया फिर उस भोजन का क्या होगा। इस चीज के ऊपर हम क्या करते हैं, अब चर्चा करते हैं कि भाई, तो उसके लिए हमको एक क्रियाकलाप दे दिया, उसी को लेते हैं। 1 मिलीलीटर मंड का घोल 1%, दो परख नलियों ए तथा बी में। मंड का मतलब क्या होता है, हमने कल लास्ट क्लास में पढ़ा था, मंड जो होता है इसको क्या कहते हैं, इसको स्टार्च भी कहा जाता है। मंड जो होता है इसको क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। और ये स्टार्च क्या होता है, पौधों का संग्रहित भोजन। स्टार्च क्या होता है, ये स्टार्च होता है पौधों का संग्रहित जो भोजन होता है, उसको अपन क्या नाम देते हैं, उसको कहा जाता है, या फिर उसी का दूसरा नाम क्या होता है, उसी का दूसरा नाम था मंड। परखनली ए में 1 मिलीलीटर लार डालिए तथा दोनों परखनलियों को 20 से 30 मिनट तक शांत रहने। क्या कहा कि दो परखनली लो, उनके नाम दे दो, एक को परखनली ए कह दिया, एक को परखनली कह दिया। अब इन दोनों परखनलियों में क्या डाल दिया हमने, 1 मिलीलीटर मंड या स्टार्च का क्या डाल दिया, घोल। और उनमें से परखनली ए के अंतर्गत क्या डाल दिया, 1 मिलीलीटर लार डाल दी। और फिर दोनों परखनली को 20 से 30 मिनट तक क्या छोड़ दिया, शांत छोड़। अब प्रत्येक परखनली में कुछ बूंद जो है वो तनु आयोडीन घोल की भी डाल दीजिए। इस परखनली में आपको रंग में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। दोनों परखनलियों में मंड की उपस्थिति के बारे में क्या इंगित करता है, यह लार की मंड पर क्रिया के बारे में क्या दर्शाता है। तो इन चीजों के उत्तर जो है वो मैंने लास्ट पेज के ऊपर लिख रखे हैं। अब क्या कह रहा है, परखनली बी में आयोडीन डालने पर नीला काला रंग प्राप्त होगा, ए में नहीं होगा। हमको परखनली बी के अंतर्गत जब हम आयोडीन डालेंगे तो वहां पर हमको कैसा रंग मिलेगा, नीला या काला। जो हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी कि जब मंड आयोडीन के साथ क्रिया करता है तो कैसा रंग देता है, नीला या काला रंग देता है। परखनली ए में नीला या काला रंग नहीं बनता या बहुत कम बनता है। और ऐसा क्यों हुआ कि दोनों के अंतर्गत हमने 1-1 मिलीलीटर मंड डाला था, पर इसके अंतर्गत तो नीला काला रंग आया आयोडीन डालने पर, इसमें नीला काला रंग नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि लार ने क्या किया, परखनली बी में मंड उपस्थित है और परखनली ए में लार ने मंड का क्या कर दिया, विघटन कर दिया। इसलिए आयोडीन परीक्षण जो है वो धनात्मक नहीं मिला अपने, क्योंकि वहां पर जो लार थी उस लार में कुछ एंजाइम थे और उन एंजाइमों ने क्या कर दिया, उसका डाइजेशन कर दिया, उसका अपघटन कर दिया। तो वहां पर मंड बचा नहीं है, इसलिए अपने को परखनली ए में नीला या काला रंग जो है वो प्राप्त नहीं होता है भाई। आगे चलो, इस तरह तरह के भोजन खाते हैं हम जिन्हें उसी भोजन नली से गुजरना होता है। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है जिससे वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। इसे हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं। क्योंकि आहार नाल का स्तर जो है वो बहुत कोमल होता है, अतः भोजन को गीला किया जाता है ताकि इसका मार्ग क्या होता है, आसान हो जाता है। ठीक है, ये सिंपल सी लाइनें हैं, आप समझ जाओगे इसको। जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह वास्तव में केवल जल नहीं होता है, यह लाला ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है जिसे लाला रस या फिर क्या कहा जाता है, लार रस। ये लाला ग्रंथि का मतलब क्या है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लाला ग्रंथि का मतलब क्या है, तो लाला ग्रंथि जो है इसका मतलब क्या है, लाला ग्रंथि का मतलब होता है लार ग्रंथि। लाला ग्रंथि का मतलब क्या है, यहाँ पे लार ग्रंथि जो होते हैं उसी को कहा गया है लाला ग्रंथि। और इस लाल ग्रंथि से क्या निकलता है, इससे निकलता है लार रस। अब उसको लार रस बोल दो, चाहे जब लाला ग्रंथि बोल रहे हो तो फिर चाहे उसको क्या बोल दो, लाला रस। तो लाला ग्रंथि, लाला रस, या फिर क्या कह सकते हो उसको, लार रस भी कह सकते हो आप। कहाँ से निकलता है, मुंह में पाई जाने वाली जो कौन सी ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियां जो होती हैं, वहां से कौन सा रस निकलता है, लार निकलती है, लार रस निकलता है या फिर लाला रस निकलता है। जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू होता है उसकी जटिल संरचना। यदि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो इसे छोटे छोटे खंडों में तोड़ना पड़ेगा, यानी कि इसको खंडित करना होगा।
और यह काम कौन करते हैं? यह काम करते हैं जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एंजाइम। यानी कि अगर हमें भोजन का अवशोषण आसानी से करना है तो उस भोजन को क्या करना पड़ेगा भाई? उसे खंडित होना पड़ेगा। और खंडित कौन करते हैं? उसको खंडित करते हैं कौन? जैव उत्प्रेरक जो है वो उसको खंडित करते हैं। और इन जैव उत्प्रेरकों को हम किस नाम से जानते हैं? इन्हें एंजाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? एंजाइम। यानी कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम, या फिर ये कह सकते हो कि भोजन को पाचन करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? जैव उत्प्रेरक या फिर एंजाइमों के द्वारा किया जाता है। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे क्या कहते हैं? लार एमाइलेज कहते हैं। लार में जो एंजाइम होता है उसको क्या कहा जाता है? लार एमाइलेज जो होता है, इस नाम से उसको क्या करते हैं? जानते हैं। लार एमाइलेज। यह मंड के जटिल अणु को सरल शर्करा में क्या करता है? खंडित करता है। अब ये पूछे कि ये एंजाइम जो है ये क्या कर रहा है, तो ये एंजाइम क्या कर रहा है? लार जो होती है उस लार के अंतर्गत कौन होता है? इस लार में होता है कौन सा एंजाइम? एमाइलेज एंजाइम। कौन सा? एमाइलेज। ये एंजाइम जो है ये पाया जाता है लार में। और ये एंजाइम क्या करता है? तो ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम मंड या स्टार्च जो होता है, क्या करता है? मंड या फिर जो स्टार्च होता है, उस मंड या स्टार्च को ये क्या करता है? उस मंड या स्टार्च को ये एंजाइम किस में तोड़ देता है? उसके सरल अणु जो होते हैं उनमें तोड़, किसमें तोड़ देता है उनको? सरल अणु। और ये सरल अणु जो है ये किसके होते हैं? ये सरल अणु होते हैं शर्करा के। किसके होते हैं? शर्करा के। और ये क्या है? मंड या स्टार्च। और ये कैसा है? ये है जटिल अणु। तो मंड या स्टार्च जो है इसके जटिल अणु जो है वो टूट जाते हैं और टूटकर किस में बदल जाते हैं? सरल अणुओं में। और इन सरल अणुओं को क्या नाम दिया जाता है? शर्करा के नाम से जान। अब ये हालांकि अलग अलग प्रकार का होता है, माल्टोज, ग्लैक्टोज, है ना, अलग अलग तरीके का। भोजन को चबाने के दौरान पेशीय जिह्वा भोजन को लार के साथ पूरी तरीके से मिला देती है। यानी कि जीभ का काम पूछे तो जीभ का भी काम पता चल गया कि ये क्या करती है? ये भोजन के साथ लार को क्या करती है? मिलाती है। आहार नली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए क्या होती है? आवश्यक। आहार नली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। यानी कि भोजन जो है उस भोजन को आहार नली में आगे बढ़ने के लिए एक विशेष प्रकार की जो गति होती है उस गति की क्या होती है? आवश्यक। और उस गति का नाम क्या होता है? उस गति का नाम होता है क्रमानुकुंचन गति। उस गति का नाम क्या होता है? क्रमानुकुंचन गति, जिसको पेरिस्टाल्टिक गति कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? पेरिस्टाल्टिक गति जो होती है इस नाम से जाना जाता है। तो भोजन की जो गति होती है, आप कह सकते हो कि आहार नाल के अंतर्गत भोजन की जो गति होती है वो कौन सी गति होती है? क्रमानुकुंचन जो गति है वो होती है। यहाँ पे कौन सी गति है? ये क्रमानुकुंचन गति जो है वो पाई जाती है। तो आहार नाल में भोजन की जो गति होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? क्रमानुकुंचन गति, पेरिस्टाल्टिक गति के नाम से उसको क्या करते हैं? जानते हैं। मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका द्वारा ले जाया जाता है। मुंह से और अमाशय, अमाशय का मतलब जिसको अपन पेट बोलते हैं, उदर जिसको अपन कहते हैं, तो मुंह से भोजन को ले जाने के लिए क्या होती है? एक नली होती है और उस नली का नाम क्या होता है? ग्रसिका उसे कहा जाता है। ईसोफेगस जो होता है इस नाम से जानते हैं। ये होती है जो मुंह से भोजन को कहाँ ले जाती है? मुंह से भोजन को कहाँ ले जाती है? अमाशय या उदर तक। अमाशय क्या होता है? एक बड़ा अंग होता है जो भोजन के आने पर क्या हो जाता है? फैल जाता है। अमाशय की पेशीय भित्तियां भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ क्या कर देती? मिला देती। यानी कि अमाशय जो होती है इसकी भित्ति से भी क्या निकलते हैं? पाचक रस यानी कि एंजाइम निकलते हैं। और वो एंजाइम किसके साथ मिक्स हो जाते हैं? उस भोजन के साथ मिक्स हो जाते हैं। ये पाचन का कार्य अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होता है।
यानी कि अमाशय में पाचन किसके द्वारा होता है? तो अमाशय की भित्ति में जो पाचन होता है वो किसके द्वारा होता है? उसकी भित्ति में उपस्थित कौन सी ग्रंथि? जठर ग्रंथि, जिसको अपन नाम देते हैं, उस जठर ग्रंथि के द्वारा होता है अमाशय के अंतर्गत पाचन। तो अमाशय की भित्ति में कौन होती है? जठर ग्रंथि, और वो जठर ग्रंथि के द्वारा अमाशय में क्या होता है? पाचन। इस जठर रस में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन होता है, तथा श्लेष्मा का क्या होता है? श्रावण होता है। यानी कि ये जो ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि? अमाशय। अमाशय हो गया एक अंग। अमाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? अमाशय में होती है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि अमाशय में कहाँ होती है? तो जठर ग्रंथि अमाशय में कहाँ होती है? जठर ग्रंथि होती है अमाशय में, अमाशय की में। इसमें पाई जाती है, ये होती है अमाशय की भित्ति में होती है। अमाशय की जो भित्ति होती है उसके अंतर्गत पाई जाती है जठर ग्रंथि। और इस जठर ग्रंथि से कौन निकलता है? इस जठर ग्रंथि से हम कह सकते हैं कौन निकलते हैं? इससे निकलते हैं एक तो HCl, जिसको अपन बोल रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक क्या निकलता है यहाँ से? प्रोटीन पाचक एंजाइम। एक निकलता है यहाँ से प्रोटीन पाचक एंजाइम। और उस प्रोटीन पाचक एंजाइम का नाम क्या होता है? उस प्रोटीन पाचक एंजाइम का नाम होता है पेप्सिन। उसका नाम क्या होता है? पेप्सिन होता है। यहाँ पे एक ही दिया हुआ है, वैसे एक और भी होता है जो दूध की प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन NCERT 10वीं क्लास की में ये दे रखा है, तो यहीं तक याद रखो। ठीक है, बाकी मैं लिख देता हूं उसको कि दूसरा कौन सा होता है? रेनिन होता है। और एक क्या होता है यहाँ पे? एक यहाँ पे होता है श्लेष्मा। श्लेष्मा का मतलब जिसको अपन बोलते हैं म्यूकस। एक होता है श्लेष्मा यहाँ पे, जो क्या करता है? अमाशय की भित्ति की किससे रक्षा करता है? HCl से रक्षा करता है। तो जठर रस जो अपना होता है, उस जठर रस के अंतर्गत कौन कौन सी चीज होती है? उसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, पेप्सिन होता है, और साथ में क्या होता है? श्लेष्मा जो होती है उसका क्या होता है? यहाँ पर सीक्रेशन होता है। ये पदार्थ जो है वो इसके अंतर्गत क्या होते हैं? पाए जाते। ये पदार्थ उसमें क्या होते हैं? पाए जाते। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन है, और साथ में कौन होता है? श्लेष्मा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में क्या होता है? यानी कि कैसे? ये जो पेप्सिन जब निकलता है, तो ये पेप्सिन जब निकलता है तब ये निष्क्रिय होता है। क्या होता है? ये निष्क्रिय। और निष्क्रिय जब होता है तो इसका नाम क्या होता है? तब इसका नाम होता है पेप्सिनोजन। और ये पेप्सिनोजन जो होता है ये इनएक्टिव होता है, मतलब ये कोई काम नहीं कर सकता। तो फिर होता क्या है? तो फिर होता ये है कि ये पेप्सिनोजन जो है ये किस में बदलता है? पेप्सिन में। और इसको बदलने वाला कौन होता है? HCl होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में कौन होता है? सहायक होता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और साथ में दूसरा काम क्या करता है? तो साथ में दूसरा काम ये कर रहा है कि ये भोजन जो होता है उसके लिए कौन सा माध्यम तैयार करता है? ये अम्लीय माध्यम जो है ये उसके तैयार करता है। आपके विचार में अम्ल और कौन सा कार्य करता है? तो सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से क्या करती है? रक्षा। यहां से हमको पता चल गया कि श्लेष्मा जो होता है उस श्लेष्मा का काम क्या होता है। म्यूकस जो निकलता है उसके बारे में अपने को पता चला कि भाई म्यूकस जो होता है उस म्यूकस का काम क्या होता है। तो म्यूकस का काम होता है अमाशय की दीवारों की अम्लों से क्या करना? सुरक्षा करना, कि अम्ल जो यहाँ बन रहे हैं उससे उसकी क्या करना? सुरक्षा करना। हमने बहुधा वयस्कों को एसिडिटी या अम्लता की शिकायत करते सुना है, यानी कि बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे को एसिडिटी जो है उसकी प्रॉब्लम रहती है।
इसका संबंध उपरोक्त वर्णित विषय से तो नहीं है। ये पूछ रहा है क्या इसका संबंध उपरोक्त वर्णित विषय से तो नहीं है, तो है इसका संबंध। अमाशय से भोजन क्या संबंध होता है कि जब पेट के अंतर्गत क्या बढ़ जाती है, अम्लता बढ़ जाती है। यानी कि अमाशय में जब क्या हो जाता है, अमाशय में जब अम्लता बढ़ जाती है, अमाशय में क्या होता है, अम्लता बढ़ जाती है। अमाशय में इसकी अधिकता होना HCl, अमाशय में किसकी अधिकता होना, अमाशय में HCl की अधिकता। और उस HCl की अधिकता को ही हम क्या कहते हैं, उस HCl की अधिकता को ही कहा जाता है एसिडिटी, उसी को बोलते हैं अम्लता। ये होता है इसका कारण। अब अमाशय से भोजन निकलेगा तो कहाँ जाएगा, अमाशय से भोजन निकलकर कहाँ जाता है, ये हमारा अमाशय है। यहां से भोजन निकलकर किस में जाएगा, शुद्धांत्र। शुद्धांत्र जो होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इसको हम छोटी आंत के नाम से भी जानते हैं। तो यहां जाता है, अमाशय से निकलकर भोजन किस में जाता है, छोटी आंत जो होती है, इस छोटी आंत के अंतर्गत पहुंचता है कौन, भोजन जो। तो क्या होगा, तो क्या होता है जब भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, तो घास खाने वाले शाकाहारी जो है, कहाँ आ गए, यहां पर थे, हाँ। अमाशय से भोजन क्षुद्रांत में प्रवेश करता है और यह अवरोधनी पेशी द्वारा क्या होता है, नियंत्रित। क्षुद्रांत्र आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। एक और सवाल निकल के आ गया कि आहार नाल जो होती है, इस आहार नाल का सबसे लंबा जो भाग है वो कौन होता है, क्षुद्रांत्र जो होता है, ये आहार नाल का क्या होता है, सबसे लंबा भाग होता है। कौन सा भाग है ये, सबसे लंबा जो भाग है वो होता है ये कौन, क्षुद्रांत्र जो होती है। वैसे क्षुद्रांत्र जो होती है, इसको अपन अगर कहें तो ये छोटी आंत का भाग है, लेकिन इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है, वैसे तो इसको ड्यूडेनम कहते हैं इस वाले भाग को, पर ये पूरी जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इस तरीके से, उसको अपन क्या नाम देते हैं, क्षुद्रांत्र के नाम से जान रहे हैं, उसको कहा जाता है छोटी आंत। छोटी आंत का नाम होता है क्षुद्रांत्र, ठीक है। दूसरी जो होती है उसका नाम होता है बड़ी आंत, और बड़ी आंत को बोलते हैं बृहदांत्र। तो क्षुद्रांत छोटा भाग, और क्षुद्रांत के भी तीन भाग होते हैं। इसका सबसे पहला जो भाग होता है वो ग्रहणी होता है, दूसरा भाग जेजुनम होता है, और तीसरा भाग क्या होता है इसका, इलियम के नाम से उसको जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। कुंडलित होने के कारण यह तहंत अवस्था में अवस्थित होती है। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है, यानी कि सभी जीवों में ये बराबर नहीं होती है। उनके भोजन, किस प्रकार का भोजन वो ग्रहण कर रहे हैं, इस आधार पर इसकी लंबाई जो है वो सब जीवों में क्या होती है, अलग अलग पाई जाती है। घास खाने वाले शाकाहारी के सेलुलोज पाचन के लिए क्षुद्रांत, लंबी क्षुद्रांत की क्या होती है, आवश्यकता। अब ये भी ध्यान रखना, जो जीव क्या करते हैं, घास खाने वाले जो जानवर होते हैं, उन घास खाने वाले जानवरों में सेलुलोज का पाचन करने के लिए क्षुद्रांत्र क्या होती है, लंबी होती है। मांस का पाचन आसान होता है, जैसे कि मांसाहारी, तो उसमें क्या होती है, ये दोनों अलग अलग चीजें। जो जीव क्या करते हैं, जो जीव घास खाते हैं, शाकाहारी जो जीव होते हैं, उन शाकाहारी जीवों में किसका पाचन होता है, सेलुलोज का पाचन होता है। और सेलुलोज का पाचन करने के लिए लंबी आंत की क्या होती है, आवश्यकता। तो उनमें तो क्षुद्रांत की लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है। जबकि मांसाहारी जो होते हैं, उनके अंतर्गत पाचन जो है वो सरल होता है, और उनके अंतर्गत क्षुद्रांत क्या हो जाती है, छोटी। तो घास घास खाने वाले यानी कि शाकाहारियों में क्षुद्रांत लंबी होती है, और मांसाहारी में क्षुद्रांत क्या होती है, छोटी होती है। क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का क्या होता है, स्थान होता है। यानी कि इन सब का पाचन कहाँ होता है, कार्बोहाइड्रेट, इन सब का पाचन कहाँ होता है, किस किस का, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, और भाई
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन का स्थान जो है वो कौन होता है? क्षुद्रांत्र जो होता है वहां पर इसका होता है पूर्ण पाचन। तो कार्बोहाइड्रेट, क्षुद्रांत्र, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का क्या होता है? स्थान होता है। इस कार्य के लिए यह यकृत तथा अग्नाशय से क्या करता है? श्रावण को प्राप्त करती है। कौन सा श्रावण होता है? यकृत से जो आता है उसको अपन नाम देते हैं, यकृत से जो आता है उसको तो कहा जाता है पितरस। यकृत से तो कौन आता है? यकृत से आता है जिसको अपन नाम देते हैं पितरस। और अग्नाशय जो होता है वहां से कौन आता है? अग्नाशय से आता है अग्नाशय। अग्नाशय से कौन सा आता है? अग्नाशय से आता है अग्नाशयी रस जो होता है, ये अपने को यहां से। और ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों मिलकर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का क्या करते हैं? पाचन करते हैं। जिसमें से हम कह सकते हैं ये वाला जो होता है ये तो केवल पाचन में सहायक होता है, और वास्तव में पाचन का काम कौन करता है? अग्नाशयी रस में पाए जाने वाले एंजाइम जो होते हैं वो इसमें पाचन का काम करते हैं। अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है और अग्नाशय के एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। यकृत से स्रावित पितरस इस कार्य को करता है। मैंने कहा ना ये क्या करता है? ये सिर्फ पाचन में क्या होता है? सहायक। और ये क्या करता है? ये अमाशय से आने वाले भोजन को, ये क्या करता है? ये अमाशय से आने वाले, अमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को, आने वाले अम्लीय भोजन को क्या करता है? क्षारीय माध्यम। अम्लीय भोजन को क्या करता है? क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। क्षारीय माध्यम क्या करता है? प्रदान करता है। उसके बाद का काम किसका होता है? अग्नाशय। ये पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं वो अभी आगे देखते हैं। तो अब चलते हैं अग्नाशय रस। क्षुद्रांत में वसा बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यह साबुन का मैल पर इमल्सीकरण की तरह ही होता है, जिसके विषय में अध्याय 4 में पढ़ चुके। यानी कि क्या होता है कि यहाँ पर वसा जो होती है वो कैसी होती है? यहाँ पर वसा पाई जाती है बड़े बड़ी गोलिकाओं के रूप, बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है वसा। और जब बड़ी होगी तो उसके ऊपर क्रिया जो है एंजाइम की वो क्या हो जाएगी? मुश्किल। इसलिए पहले क्या किया जाता है? पहले किया जाता है वसा के जो बड़े अणु होते हैं, क्या होते हैं? जो वसा के क्या होते हैं? जो वसा के बड़े अणु होते हैं उनको पहले क्या किया जाता है? वसा के बड़े अणु जो होते हैं उनको किसमें छोड़ा जाता है? उनको तोड़ा जाता है छोटे वसा अणुओं में या सरल वसा अणुओं में। उनको तोड़ लेते हैं सरल वसा अणु। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? इस क्रिया को कहा जाता है इमल्सीकरण। क्या कहते हैं इसको? इमल्सीकरण। इमल्सीकरण का हिंदी में नाम होता है पाइसी। क्या कहते हैं इसको? पाइसीकरण के नाम से अपन जानते हैं। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है इमल्सिफिकेशन। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन जो होता है, इस नाम से हम इसको क्या करते हैं? जानते हैं। तो ये इस तरीके के कार्य इनके। उसके बाद बात करते हैं तरह ही होते हैं जिसके विषय में अध्याय 4 में हम पढ़ चुके। अग्नाशय अग्नाशी रस का श्रावण करता है जिससे प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत रस का क्या करती है? श्रावण। यानी कि यहां पर मैं आता हूं वापस। अग्नाशी रस जो मैंने कहा था मेनली मुख्य रूप से पाचन में कार्य करता है। तो इसमें पाचन के लिए क्या होता है? इसमें पाचन के लिए होते हैं एंजाइम। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? इसमें पाचन के लिए एक एंजाइम मिलता है जिसका नाम होता है ट्रिप्सिन।
और ये ट्रिप्सिन किसके पाचन में सहायक होता है? ट्रिप्सिन होता है प्रोटीन के पाचन में सहायक। इसके प्रोटीन के पाचन में क्या होता है? ये सहायक होता है। इसी तरीके से यहाँ पे कौन मिलता है? एक और एंजाइम यहाँ पे मिलता है और उसका नाम क्या होता है? जो दूसरा एंजाइम यहाँ पे मिलता है उसका नाम होता है लाइपेज। और लाइपेज क्या करता है? ये पाइसीकृत वसा के पाचन में सहायक होता है। पहले वसा का होता है पाइसीकरण और पाइसीकृत वसा के पाचन में क्या होता है? ये सहायक। वसा के पाचन में होता है सहायक। और एक एंजाइम और भी होता है यहाँ पर, और उस एंजाइम का नाम होता है एमाइलेज। एक एंजाइम और मिलता है यहाँ पे और वो कौन होता है? एमाई। वो लार एमाइलेज था और ये केवल एमाइलेज होता है। और ये किसमें सहायक होता है? ये होता है स्टार्च के पाचन में सहायक। स्टार्च के पाचन में क्या होता है? सहायक होता है। ये सब अपना अपना काम करते हैं, तो ये होता है इन। तो सबसे पहले क्या होता है? जब भोजन आमाशय से निकलता है तो वो अम्लीय होता है और उस अम्लीय भोजन के ऊपर अग्नाशय रस जो है वो क्रिया नहीं कर सकता। तो पहले उसको अम्लीय से किस में बदला जाता है? क्षारीय में। जब उसको क्षारीय में बदलते हैं तो क्षारीय में बदलने का काम कौन करता है? पितरस। ये आमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्या कर देता है? क्षार। अब जैसे ही क्षारीय हो जाएगा तो फिर अग्नाशय रस जो है वो अपना काम। अग्नाशय रस काम क्या करता है कि इसके अंतर्गत प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन होता है, वसा के पाचन के लिए लाइपेज होता है और स्टार्च के पाचन के लिए इसमें कौन होता है? एमाइलेज जो होता है वो इसमें पाया जाता है। उसके बाद ये भोजन आगे गति करता है और भोजन आगे गति करता हुआ किसमें पहुंचता है? क्षुद्रांत्र के अगले भाग में पहुंचता है और उसके अंतर्गत कौन पाई जाती है? क्षुद्रांत्र की भित्ति में क्या होती हैं? ग्रंथियां। क्षुद्रांत्र जो होता है उस क्षुद्रांत्र की भित्ति में कौन होती है? उसकी भित्ति में पाई जाती हैं ग्रंथियां और उन ग्रंथियों से क्या निकलता है? अग्नाशी रस जो है ये स्रावित होता है उन ग्रंथियों से। तो ग्रंथियों से निकलता है अग्नाशयी रस। और ये अग्नाशयी रस क्या करता है? ये अग्नाशयी रस जो होता है ये किसमें सहायक होगा? ये होता है पाचन में सहायक। ये अग्नाशयी रस जो होता है ये सहायक है, ये पाचन में है। तो क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है, आंत्र ग्रंथि बोल सकते हो उनको, और उन ग्रंथियों से कौन सा रस निकलता है? आंत्र रस स्रावित होता है। आंत्र रस जो होता है ये बचा हुआ पदार्थ जो होता है उसको बिल्कुल छोटे पदार्थों में तोड़ देता है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को किसमें तोड़ देंगे? एमिनो अम्लों में। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को किसमें जोड़ देंगे? वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में जोड़। यानी कि अगर हम कहें तो आंत्र रस जो होता है ये कहां से निकलता है? क्षुद्रांत्र जो होती है उसकी भित्तियों में कौन होता है? आंत्र रस। क्षुद्रांत्र जो होती है उस क्षुद्रांत की भित्तियों में कौन पाई जाती है? ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्षुद्रांत में कौन होती है? आंत्र ग्रंथि। और आंत्र ग्रंथि से कौन निकलता है? आंत्र ग्रंथि से निकलता है आंत्र रस। ऐसे याद रखो। और ये आंत्र रस जो होता है ये क्या करता है? इसके अंतर्गत अलग अलग चीजें होती हैं और ये तीन काम करता है। ये आंत्र रस क्या करता है? ये प्रोटीन को तोड़कर तो क्या बना देगा? प्रोटीन जो कि कैसा पदार्थ होता है? प्रोटीन जो कि एक जटिल पदार्थ है। अब ये क्या करेगा? आंतरस उसको तोड़कर किसमें बदल देगा? उसको तोड़कर ये एमिनो अम्ल बना देगा और प्रोटीन का इससे ज्यादा पाचन हो नहीं सकता। ठीक है, एमिनो। इसी तरीके से ये क्या करेगा? वसा जो है उस वसा का भी पाचन करेगा और वसा भी कैसी होती है? जटिल अणुओं के रूप में होती। और ये वसा जो है इसका भी पाचन हो जाएगा, यानी कि इसको भी खंडन कहें, विघटन हो जाएगा इसका भी। और क्या बन जाएगा? इससे बन जाएंगे वसा अम्ल, वसीय अम्ल जिसको बोलते हैं। और साथ में एक पदार्थ और बनता है जिसका नाम होता है ग्लिसरॉल।
ये एक पदार्थ बन गया। उसके बाद तीसरी जो चीज यहाँ पे है उसका नाम क्या होता है, थर्ड जो चीज यहाँ पे होती है उसको अपन क्या कहते हैं, वो होता है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट भी कैसा पदार्थ है, ये भी एक जटिल पदार्थ होता है। कार्बोहाइड्रेट भी कैसा है, ये भी क्या है, ये भी एक जटिल पदार्थ होता है। और ये उस जटिल पदार्थ को तोड़कर क्या बना देगा, उसको शर्करा जो है, सबसे छोटा जो होता है शर्करा का, वो कौन सा होता है, ग्लूकोज। तो ये उसको सबसे छोटी शर्करा में बदल देता है और उसका नाम क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है ये उसका क्या होता है, ठीक है। तो आंतररस ये सारे काम जो है वो कर देता है, यानी कि छोटे छोटे पदार्थों में उनको तोड़ देता है। अब ये इतने छोटे होते हैं कि ये हमारे पाचन की जो आंतरिक दीवारें होती है या आहार नाल की जो आंतरिक दीवारें होती हैं, वहां से इसका अवशोषण जो है वो आराम से हो जाता है। तो जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या क्या बन गया यहाँ पे, वो देख लो। तो यहाँ पे बना क्या क्या, प्रोटीन जो था वो तो किसमें टूट गया, एमिनो अम्लों में टूट गया। इसके बाद जटिल कार्बोहाइड्रेट किसमें टूट गया, ग्लूकोज में टूट गया। और वसा जो थी वो किसमें टूट गई, वसा जो थी वो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल जो है के अंतर्गत। इस तरीके से ये किसमें हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं छोटे पदार्थों में। तो इस तरीके से हो जाते हैं ये अपघटित, इस तरीके से ये हो गए अपघटित। ये इसमें विखंडित हो गया, ये इसमें विखंडित हो गया और ये इसमें, ठीक है। इस तरीके से इनका क्या हो जाता है भाई, विखंडन। पचित भोजन जो है उसको आंतरिक भित्ति क्या कर लेती है, अवशोषण। कहाँ होता है अवशोषण, एक लाइन और ध्यान रखना, पचित भोजन जो होता है इसका अवशोषण कहाँ होता है, तो पचित भोजन का अवशोषण होता है आंत की भित्ति जो होती है, इसमें होता है पचित पदार्थों का अवशोषण। पचित पदार्थों का अवशोषण जो है वो कहाँ होता है, आंत की जो भित्ति होती है उसमें पचित पदार्थों का क्या होता है, अवशोषण। और अवशोषण करने के लिए इसमें कौन पाए जाते हैं, तो अवशोषण करने के लिए इसमें पाए जाते हैं दीर्घ रोम। इसमें क्या पाए जाते हैं, अवशोषण करने के लिए इसमें कौन होते हैं, दीर्घ रोम जो है वो इसमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो अवशोषण करने के लिए इसमें हो गए दीर्घ रोम। ये दीर्घ रोम जो है वो इसमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो दीर्घ रोम जो है वो इसके अंतर्गत उपस्थित है। यानी कि भोजन का जो पाचन होता है वो लास्ट में कहाँ तक होता है, क्षुद्रांत्र जो होती है वहां तक उस भोजन का लास्ट में क्या होता है, पाचन होता है। और उस दौरान वो भोजन जो है वो किस में बदल जाता है, प्रोटीन जो है वो एमिनो अम्लों में बदल जाती है, जटिल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है, और वसा जो होती है वो किस में बदल जाती है, वसा अम्ल या ग्लिसरॉल जो होते हैं उसमें बदल जाते हैं। पचित भोजन जो होता है, अब ये पदार्थ जो बने ये सरल पदार्थ हो गए, यानी कि सबसे छोटे। इन सरल पदार्थों को किसके द्वारा, हमारे आंत की जो भित्ति होती है वो इसको क्या कर लेती है, अवशोषित करने के लिए आंत की भित्ति की आंतरिक जो दीवारें होती हैं वहां पर कौन मिलता है, अवशोषित करने के लिए आंत की भित्ति की आंतरिक दीवारों पर क्या मिलती है, अंगुली जैसी संरचनाएं मिलती। और इन अंगुली जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं, दीर्घ रोम, या फिर इनको कहा जाता है विल्लई। और विल्लई का अगर कार्य पूछे तो क्या कार्य होता है, ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल क्या कर देती, बढ़ा देती, यानी कि ये उस एरिया को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायात होती है। दीर्घरोम जो होते हैं उसमें क्या पाई जाती हैं, ब्लड की जो बहुत पतली पतली नलिकाएं होती हैं वो उसके अंतर्गत उपस्थित होते हैं। कह सकते हैं बहुतायात लिखा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत उनका बहुत एक गहरा सघन क्या पाया जाता है, एक जाल होता है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने एवं नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में हो। तो वो जो भोजन अब पहुंचा उस भोजन का क्या होगा, वो भोजन अब क्या होगा, तो उस भोजन का अब होगा भाई, कोशिका में पहुंच जाएगा, कोशिका में पहुंचेगा तो उसका उपयोग करेंगे। और उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं,
उसका उपयोग किया जाता है नए ऊतक जो होते हैं उन नए ऊतकों के निर्माण में या पुराने ऊतकों की मरम्मत में या फिर ऊर्जा प्राप्त करने में। इन जगह पर हम उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो यहां पर होता है इनका उपयोग। किस किस काम में इसका उपयोग होता है वो ध्यान। उपयोग होता है एक तो ऊर्जा प्राप्त करने में, एक नए ऊतकों के निर्माण में, और एक पुराने ऊतक जो होते हैं उन मरम्मत करने में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। बिना पचा भोजन कहाँ पहुंचता है, बृहदान्त्र में पहुंचता है। जो भोजन जिसका पाचन नहीं हुआ वो भोजन कहाँ पहुंच जाता है, बड़ी आंत जो होती है उसमें, जहां दीर्घरोम इस पदार्थ में से क्या लेते हैं, जल का अवशोषण कर लेते हैं। अब एक और सवाल हो गया कि बड़ी आंत जो होती है उस बड़ी आंत में किसका अवशोषण होता है, तो उस बड़ी आंत में होता है किसका अवशोषण, जल का अवशोषण होता है उस बड़ी आंत के अंदर। तो बड़ी आंत जो होती है वो क्या काम करती है, तो बड़ी आंत का काम होता है जल का क्या करना, अवशोषण। अन्य जो पदार्थ बचते हैं वो गुदा द्वारा शरीर के क्या कर दिए जाते हैं, बाहर कर दिए जाते हैं। इस वर्ज्य पदार्थ का बहिक्षेपण गुदा अवरोधनी द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि ये भी जानिए दंत क्षरण क्या होता है। दंत क्षरण मतलब दांत जो होते हैं इनके नष्ट होने की जो क्रिया है उसको बोलते हैं दंत क्षरण। दंत क्षरण या दंत क्षय इनेमल तथा डेंटिन के धीरे धीरे मृदुकरण के कारण होता है। यानी कि हमारा जो दांत होता है, इस दांत की सबसे बाहरी सफेद चमकीली परत जो होती है, दांत की सबसे बाहरी सफेद चमकीली परत, सफेद चमकीली परत क्या होती है, उसका नाम होता है इनेमल। और इनेमल जो होता है इसके बारे में एक सवाल बनता है, ये क्या है इनेमल, जंतु जगत का सबसे कठोर पदार्थ है। क्या है ये, जंतु जगत का सबसे कठोर पदार्थ, जंतु जगत का सबसे कठोर क्या है ये पदार्थ होता है भैया। तो दंक्षरण या दंक्षय इनेमल तथा डेंटिन के धीरे धीरे मृदुकरण मतलब नष्ट होने की क्रिया होती है। इसका प्रारंभ होता है जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। यानी कि जब हमने भोजन किया और भोजन के बाद हमने दांतों को अच्छी तरीके से साफ नहीं किया, तो भोजन के कुछ टुकड़े जो हैं वो दांतों में फंसे रह जाते हैं, और वो बैक्टीरिया जो मुंह में उपस्थित होते हैं भोजन के साथ जो गए हुए थे, वो उस शर्करा का क्या करते हैं, उस शर्करा की ऊपर क्रिया करके उसको अम्ल में कन्वर्ट कर देते। और जब मुंह के अंतर्गत एसिडिक मीडियम बढ़ेगा, ज्यादा होगा, तो फिर इनेमल क्या होने लग जाएगा, नष्ट होने लग, या फिर कहें कि विखनिजीकृत हो जाता है। उस क्रिया का नाम क्या होता है, दंत क्षरण के नाम से हम वो क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये हुआ हमारा इनेमल या मतलब इनेमल का नष्ट होना, जिसको हमने नाम दिया दंत क्षरण। अनेक जीवाणु कोशिकाएं खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक कर दंत प्लांक बना देती, क्या बना देती हैं, दंत प्लांक। ये दंत प्लांक बना देती है, डेंटल प्लांक बना देती। और ये दंत प्लांक प्लांक दांत को क्या कर लेता है, ढक लेता है। इसलिए लार अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाती। इससे पहले कि जीवाणु अम्ल पैदा करें, भोजनोपरांत दांतों में ब्रश करने से प्लांक क्या हो जाता है, हट जाता है। ठीक है। यदि अनुपचारित रहता है तो सूक्ष्म जीव मज्जा में प्रवेश कर सकते हैं तथा जलन व संक्रमण कर सकते हैं। यानी कि दांतों को जो खाली भाग होता है उसमें वो पहुंच सकते हैं और क्या कर सकते हैं, दांतों को नष्ट कर सकते हैं, जलन कर सकते हैं, या फिर कोई इन्फेक्शन वगैरह जो है वो कर सकते हैं। अब सवाल आता है अपने पास जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, स्वयं पोषी और विषम पोषी में क्या अंतर है। तो सीधी सीधी बात है, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। यानी कि ये अपना भोजन, इनमें भोजन की कौन सी क्रिया होती थी, तो हमने पढ़ा था कि ये मिट्टी से लेते हैं जल और खनिज लवण,
गैसें लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। जबकि वो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीवों पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। इसके अंतर्गत हरे पौधे और कुछ जीवाणु आते हैं, उसमें मनुष्य, गाय, शेर, कवक जो भी है ऐसे जीव उस तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ एक प्रश्न था, स्वयंपोषी व विषमपोषी में अंतर है। एक और सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहां से प्राप्त करता है? अब क्या क्या चाहिए? एक तो चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, जो कहां से लेता है, वायुमंडल से अवशोषित करता है, इसके द्वारा पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों के द्वारा। दूसरा कौन होता है, जल, जो उसको कहां से मिलता है, मिट्टी से मिलता है और जड़ों के द्वारा क्या होता है, एक होता है सूर्य का प्रकाश, जो उसको सूर्य से प्राप्त होता है, और एक कौन होता है, क्लोरोफिल, जो पत्तियों के अंतर्गत उपस्थित होता है, उसमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये हो गई कच्ची सामग्री। उसके बाद हमारे अमाशय में की अम्ल की भूमिका क्या है? तो अम्ल की भूमिका हमने पढ़ी कि जो भोजन ग्रसिका द्वारा अमाशय में ले जाकर डाला जाता है, वहां पर निकलता है HCl, और HCl के कारण वहां पर माध्यम कैसा होता है, अम्लीय। तो एक तो सवाल यही हो गया कि ये भोजन को क्या करता है, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। दूसरा मैंने बताया कि ये जो एंजाइम वहां पर निकलते हैं, जैव उत्प्रेरक जो वहां पे निकलते हैं प्रोटीन को पचाने वाले, वो निष्क्रिय होते हैं, और HCl उनको क्या करता है, सक्रिय करने में क्या होता है, सहायक होता है। और एक काम और भी बता सकते हो कि ये बैक्टीरिया वगैरह जो भोजन के साथ चले जाते हैं, वो क्या करता है, नष्ट कर देता है। उसके बाद पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? जैव उत्प्रेरक या पाचक एंजाइम क्या करते हैं, ये भोजन के जो जटिल पदार्थ होते हैं, उन जटिल पदार्थों को किस में बदल देते हैं, सरल पदार्थों के अंतर्गत परिवर्तित कर देते हैं, जिससे उनका अवशोषण क्या होता है, वो बहुत आसान हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा भी, लास्ट में मैंने लिखा भी था कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो तो किस में बदल जाता है, ये लिख रहा, प्रोटीन जो है वो तो एमिनो अम्लों में बदल जाता है, वसा जो है वो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाती है, और कार्बोहाइड्रेट किस में जाता है, ग्लूकोज जो होता है उसके अंतर्गत क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद एक सवाल आता है, पाचक एंजाइम का हो गया, एक सवाल और आता है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया जाएगा? तो अभी अभी पढ़ा है ये भी। तो पचित पदार्थ जो होते हैं उसका अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में, क्षुद्रांत। क्षुद्रांत में कौन करता है, अंगुली जैसी जो संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं दीर्घ रोम, या फिर उसको विलयी कहा जाता है, वो क्या करती हैं, अवशोषण सतह के क्षेत्रफल को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। और उनके अंतर्गत कौन पाए जाते हैं, रक्त की वाहिनियां जो होती हैं उनका एक जाल पाया जाता है। तो वो पदार्थ अवशोषित होगा, अवशोषित होकर रक्त की वाहिनियों में जाएगा, वहां से कोशिकाओं में पहुंचेगा, और वहां जाकर या तो वो ऊर्जा प्रदान करेगा, या नए ऊतकों के निर्माण में सहायक होगा, या फिर पुरानी जो कोशिका या ऊतक है उनकी वृद्धि में, विकास में, या उसके मरम्मत में उनका क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। उसके बाद आता है अपने पास, देखते हैं, हाँ, श्वास का आएगा, तो इसकी चर्चा फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। क्या भाई, तो इसकी चर्चा होगी फिर हमारी नेक्स्ट क्लास में। अब एक प्रक्रम जो है हमारा पाचन खत्म हो जाता है, दूसरा प्रक्रम हमारा यहाँ से शुरू होगा, जिसको हम क्या नाम देते हैं, श्वसन के। तो दोस्तों ये क्लासें आपको कैसी लगती हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें। जुड़े रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।